नामकरण विकास उत्तर प्रदेश। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री राजस्व श्री सुरेंद्र दिलेर जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज की सभा को संबोधित करने के लिए पधारें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, मंचासीन अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे मीडिया के सम्मानित साथियों तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह भवन केवल ईंट पत्थरों से निर्मित एक संरचना नहीं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सुरक्षित, सक्षम और आपदा प्रतिरोधी भविष्य की सोच का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे विशाल राज्य में आपदा प्रबंधन केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन का सुरक्षा विकास महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल आपदा आने पर राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करके आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 200 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि आपदा के समय पहले से तैयारी, समय पर निर्णय, बेहतर तालमेल के माध्यम से लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से भवन के पंचम तल पर स्टेट इमरजेंसी सेंटर SEOC विकसित किया जा रहा है। यह SEOC उत्तर प्रदेश की आपदा प्रबंधन प्रणाली का डिजिटल कमांड, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर रहेगा। यहां से प्रदेश के सभी 75 जनपद, SDRF, NDRF, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम समन्वय के साथ कार्य करेंगी। विगत वर्ष प्रदेश के 44 जनपदों में 118 तहसीलों में 1800 से अधिक स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने 2361 गांवों और 4824 मजरों में लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल, दूरदर्शी, जन कल्याणकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सक्रिय हैं, जिससे राहत एवं बचाव कार्य अधिक त्वरित और प्रभावी ढंग से हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। सुरक्षा का हुआ विस्तार, मिलकर ही होगा हर संकट पार। मंच पर आसीन माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, राज्य आपदा
मैनेजमेंट प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय सुरेंद्र दिलेर जी, सम्माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, सम्माननीय श्री डिमरी साहब, पुलिस महानिदेशक सम्माननीय अवस्थी जी, हमारे राजस्व की प्रमुख सचिव श्रीमती अर्पणा यू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था कि विपत्ति जब आती है तो दो प्रकार का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन तो व्यक्ति को कठोर बनाता है और दूसरा रिएक्शन व्यक्ति को दयालुता देता है, दयालु बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास, जिस प्रकार से यहाँ पर एक भवन का लोकार्पण हो रहा है, वो एक अपने अत्यंत सराहनीय है और उनकी संवेदनशीलता इससे प्रदर्शित होती है। अभी हाल ही में हमने लखनऊ में देखा कि एक स्थान पर आग लग गई थी और जिस प्रकार से वो अपना कार्यक्रम छोड़कर सीधे वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने अस्पताल में जाकर उन लोगों का हालचाल लिया। ये व्यक्ति कोई थोपी हुई चीज़ नहीं होती, ये तो मन से होता है कि हम कितने संवेदनशील हैं, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उसका निवारण करना और बचाव करना, मैं समझता हूं कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि आज बड़े पैमाने पर हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी क्षमता विकास तथा राहत एवं प्रतिक्रिया कार्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आपके कुशल प्रबंधन और नेतृत्व में वर्ष 2025-26 में समयबद्ध रूप से कुल 555 करोड़ 66 लाख की राहत धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की गई है, जिसमें फसल क्षति से प्रभावित 5,58,961 अन्नदाता कृषकों को कुल 276 करोड़ रुपए 49 लाख, जनहानि के प्रकरणों में 5,926 लाभार्थियों को 237 करोड़ 4 लाख, मकान क्षति के 33,059 लाभार्थियों को कुल 27 करोड़ 84 लाख तथा पशु हानि के 4,007 लाभार्थियों को 14 करोड़ 18 लाख की सहायता धनराशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आपदाओं के प्रबंधन हेतु बाढ़ राहत किट, कंबल एवं अन्य राहत कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचक निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से कुल 312 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों लाभार्थियों के खातों में 151 करोड़ 98 लाख की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि में एवं राज्य आपदा मोचक निधि में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को 768.67 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत जिला तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के साथ साथ आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराया जाना है। मान्यवर, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशिक्षण के ऊपर जोर दिया है। समस्त जनपदों में 17,000 स्वयं सेवकों एवं प्रदेश के 48 जनपदों में 3,812 होमगार्ड स्वयं सेवकों को 12 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रशिक्षित स्वयं सेवकों में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट का भी प्रदान की गई है। माननीय प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल आपदा आने पर राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम को कम करते हुए एक सुरक्षित, सशक्त और आपदा प्रतिरोधी उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। माननीय
मुख्यमंत्री जी जो सोचते हैं उसके बारे में मैं 2 लाइनें ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की सोच है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब समय है उल्लेखनीय कार्य हेतु एसडीआरएफ, पीएसी और अग्निशमन सेवा के 8 कार्मिकों को सम्मान देने का, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर लोगों की सुरक्षा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं बुला रही हूं 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के मुख्य आरक्षी श्री सुभाष चंद्र जी को, जिन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में फंसे श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। इसके बाद आएंगे 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के आरक्षी श्री शैलेंद्र कुमार, जिन्होंने लखनऊ के अग्निकांड के दौरान बहुमंजिला भवन में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश के टीम प्रभारी श्री लाल चंद्र यादव जी, जिन्होंने आपदा प्रबंधन अभियानों में पूरी टीम का कुशल नेतृत्व किया। राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश के प्लाटून कमांडर श्री नर्मदेश्वर जी, जीरो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टीम प्रभारी के निर्देशों का धरातल पर पालन किया। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के मुख्य आरक्षी श्री महेंद्र यादव जी, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए प्रयागराज के अरेल घाट पर डूब रही बच्ची को बचाया। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के आरक्षी श्री राम जग कुमार जी, आपको भी सम्मानित करते हैं, बच्ची को बचाया। श्री योगेंद्र प्रसाद चौरसिया, अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, नोएडा की गारमेंट कंपनी में लगी आग को सूझबूझ से बुझाया। और अंत में अग्निशमन विभाग के फायरमैन श्री अशोक कुमार जी, जिन्होंने अलीगंज लखनऊ में अग्निकांड के दौरान फंसे लोगों को स्वयं घायल होते हुए भी बाहर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहूंगी इन सब के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा और सुरक्षा की गारंटी का दूसरा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारी हर विपत्ति और आपदा में हमारे कवच के रूप में हर समय हमारा साथ देते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आप सबकी तालियों के प्रणाम के अभिवादन के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी, लखनऊ के महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, मान्य विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्रीमती अपर्णा यू जी, एसडीएमए के पूर्व वीसी लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी, डीजी पीएसी और एसडीआरएफ श्री आलोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण से जुड़े हुए अन्य सभी कार्मिकगण, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के
इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण को और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घटनाएं तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके नजरअंदाज करने का हमारा जो प्रयास होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, हमें मान के चलते हैं जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार, जब लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी भी यहां पे थे तब भी मैं कहता था कि हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए, और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं, और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह
अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको इतनी फैसिलिटी दे दें कि वह वही उस पर बोझा बन जाए या सिस्टम ही उसको बोझा मानने लग जाए। तो न हम उस पर बोझा बनने दें और न सिस्टम को उसे अपने ऊपर बोझा बनने देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे ऐसे चलने चाहिए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा में हम उसको राहत उपलब्ध करवा सकें। और इस दिशा से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर, मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहाँ के शिक्षकों को बता सकें। किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाने का हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले बहराइच के पास एक घटना घटित हुई। एक 12 साल के लड़के को क्रोकोडाइल ने पूरी तरह निगल डाला। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें, लोगों को पहले से पता है कि क्रोकोडाइल के प्रति कौन से क्षेत्र संवेदनशील है। ऐसा तो है नहीं कि क्रोकोडाइल बहुत लंबी दूरी तय करता हो, नहीं दूरी तय करता हो, मुश्किल से अपने पूरे जीवन भर में 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी के दायरे, उसी दायरे में रहता है। उसके उस लक्षण के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जबरदस्ती कोई व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाए, हम लोगों को उसके बारे में बताएं ना, उसके बारे में कोई अलर्ट वहां पे जारी ना हो। लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में बचाव के लिए या वहां न जाने के लिए लोगों को हिदायत नहीं दे पाते हैं। 12 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उस बच्चे को क्रोकोडाइल निगल गया। नियमित रूप से मानव वन्य जीव के बीच में होने वाले द्वंद्व और उसके कारण होने वाली हानि के बारे में हम लोगों के स्तर पर अभी भी जो प्रयास होने चाहिए, वही हर व्यक्ति जान रहा है। मैं कल बिजनौर में था, परसों में बिजनौर में था, और बिजनौर के अंदर में मैं इस बात को देख रहा था। हम लोगों ने वहां पे पिछले 2 वर्ष में 80 लेपर्ड हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किए हैं। मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कभी इतने बड़े पैमाने पे लेपर्ड यहां कैसे आ गए? उन्होंने कहा साहब ये
उनकी संख्या भी बढ़ी है। दूसरा, ये सभी गन्ने की बेल्ट के अंदर ही ये ज्यादा पाया जा रहा है। शुगर लेपर्ड के रूप में लोगों ने उसका नाम दे दिया। अब वहां पे अगर व्यक्ति, किसान या कोई व्यक्ति उसके प्रति जागरूक नहीं है तो आसानी से उसकी चपेट में आ सकता है। आप देखें, इस बात को देखेंगे कि एक टाइगर और एक लेपर्ड के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। टाइगर अचानक हमला नहीं करता, लेकिन लेपर्ड धूर्ततापूर्वक पीछे से हमला करता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है वह छोड़ता नहीं किसी को। अगर हम उसके स्वभाव के बारे में और उसके द्वारा जो खतरे वाले क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करके लोगों को अवगत करा सकेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि को हम रोक सकते हैं। मैं भी देख रहा था, यहां पे मानव वन्य जीव द्वंद्व में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। 5000 से अधिक लोग अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं, यानी 9000 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस आपदा की चपेट में आए हैं। लाइटनिंग की घटना इतनी कठिन नहीं है कि उसके कारण लोगों की जान बचाई ना जा सकती हो, बचाई जा सकती है। लेकिन हम कम से कम आज के समय में टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे पहले भी उस सिस्टम को विकसित कर सकें कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लाइटनिंग की घटना होने वाली, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, और वहां पर लोगों को इसके बारे में बता दें कि वे एक पक्की छत के नीचे चले जाएं, खुले आसमान के नीचे वे स्वयं भी न रहें, अपने पशुओं को न रखें, पेड़ों के नीचे भी न रहें। यानी सामान्य सी घटना है। आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज से 40 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब भी हम लोगों को बताया जाता था कि अगर कहीं पे बादल नजदीक हो और उस समय यह लगता हो कि आपस में घने बादल हैं और एक विशेष कलर के बादल वहां पे लगे हुए हैं, उन स्थितियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में बताया जाता। खुले आसमान के नीचे नहीं रहना है, कोई लोहे या किसी धातु से जुड़ी हुई सामान को लेके नहीं चलना है, पेड़ों के नीचे भी खड़ा नहीं होना है। क्या करना है, पक्के भवन के नीचे उस दौरान शरण ले लेनी है। लेकिन हम लोगों ने इस दौरान नहीं बताया। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों एक ही दिन में यूपी के अंदर 111 लोगों की मौत हुई थी, एक ही दिन में। और अचानक मैं देख रहा था, सुबह लखनऊ में भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद मौसम बदलता गया। 1 घंटे के अंदर फतेहपुर से लेकर के प्रयागराज, कौशाम्बी, फिर मिर्जापुर, भदोई, उधर जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों को लेकर के 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं एसडीएमए की बैठक ली थी और मैंने उस समय इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इन मौतों को रोका जा सकता था, इसको न्यूनतम करने में हम सहायता कर सकते थे। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। मुझे याद है ठीक तीसरे दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एनडीएमए और एसडीएमए ने मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में अचानक रात्रि को बारिश होती है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर में उस समय एक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे और भंडारा का आयोजन भी चल रहा था।
अलर्ट आने लग गया। प्रशासन तेजी के साथ दौड़ा और उन्होंने वहां के जितने भी लोग भंडारे कार्यक्रम में और जागरण कार्यक्रम में मौजूद थे उन सबको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते, यानी वहां बारिश कम थी लेकिन शिवालिक पहाड़ियों में ऊपर बारिश हो रही थी, और देखते ही देखते ऊपर से लगभग 4-5 फुट पानी नदियों में तेजी के साथ बहता हुआ गया। अगर वे लोग जागरण के कार्यक्रम को कर रहे होते और भंडारे के आयोजन में सभी लोग रहते, ये मान करके चलिए कि वहां पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने प्रशासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था? इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई, देखते हो कितनी गहरा है। तो पानी का बहाव, तो पहाड़ से जब पानी आता बहुत तेजी के साथ उसकी फोर्स होती है, उसमें करंट होती है। एक उसकी चपेट में आए और एक अन्य, ये 2 लोग उसकी चपेट में आए थे। यानी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसका हम बेहतरीन रूप से बचाव के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है, मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी, होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उपकेंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं, जो 200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था, यह आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रिस्क मैपिंग, इस दिशा में भी हमें आगे कार्य करना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सिटीजन अलर्ट सिस्टम, जिसका हम लोगों ने अभी उपयोग किए भी हैं, और इस पूरे सीजन में जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, कोई भी आशंका होती है, हमें इसके बारे में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीआईएस आधारित डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल कंट्रोल रूम, इन सब को हमें प्रभावी बनाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि
ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और अधिक इंटीग्रेट यूज हमें आज की आवश्यकताओं में है। और हमारा जो संकल्प होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाना है जहां पे प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर के जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ साथ वह स्वयं भी इसके प्रति तैयार है और पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह इसके प्रति अपने आप का नागरिक कर्तव्य मान करके चले। यह एक नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा हमारा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एसडीएमए को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए विश्वास का जागरण करेगा। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने आपदा के फील्ड में जिन लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, ऐसे 8 कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें हम एनडीआरएफ को भी, एसडीआरएफ को भी और अन्य सभी विभागों को जोड़ेंगे। अच्छा होगा वर्ष में एक बार कार्यक्रम उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग इन सभी विभागों से नहीं जुड़े हैं लेकिन सामान्य रूप से अपने स्तर पर भी उस नाविक के बारे में भी सोचना है जो किसी की जान बचाता है। हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जो मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी अमूल्य जीवन को बचाने में अपना योगदान देता है। उन सब के बारे में भी हमें इसके बारे में एक नई सोच को विकसित करना पड़ेगा, उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। एसडीएमए के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन के लिए आज के दिन पे धनराशि की कमी नहीं, बल्कि उसके उचित नियोजन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को उसी एक नियत के साथ हमें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एसडीएमए के इस भवन के लिए आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद जी को। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की ओर से मैं सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके निरंतर